स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 के लिए है, जिसमें हम लोग रोज़गार एम्प्लॉयमेंट चैप्टर फुल कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले रोज़गार का मतलब समझते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो भी किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा होता है या किसी भी काम में लगा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रोज़गार कहेंगे। कि बेसिकली जिससे उसको इनकम मिलेगी वो क्या है, वो रोज़गार है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को चैप्टर समझ में आया होगा कि चैप्टर का नाम क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि श्रमिक कौन है, जिसे इंग्लिश में वर्कर कहा जाएगा। हु इज़ अ वर्कर। तो स्टूडेंट्स, वर्कर वे व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा होता है, यानी वो किसी भी काम में लगा होगा जिससे उसको इनकम मिलेगी, वो क्या कहलाएगा, श्रमिक वर्कर होगा। इसे और डिफ़ाइन करते हैं तो हम श्रमिक को उन व्यक्तियों के रूप में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जो वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया में लगे होते हैं। वह वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होगा, कि जो हमारी राष्ट्रीय आय में मदद करेगा, यानी ये वर्कर जो है वो राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में योगदान देते हैं, अपना वैल्यू एडिशन देते हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि वर्कर कौन होता है, प्लस आप लोगों ने इसे नोट डाउन भी किया होगा। आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों को दे रखा है स्वनियोजित तथा भाड़े के मजदूर। तो मजदूर आप लोगों को दो टाइप्स के दे रखे हैं, पहला सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा हायर वर्क। तो इनको डिफाइन करना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्वनियोजित मजदूर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो अपने ही बिजनेस में लगे होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वनियोजित मजदूर कहेंगे, यानी जो खुद को ही रोज़गार देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए क्या, एक किसान जो अपने खेत पर काम करता है, या एक बिजनेसमैन जो अपनी फैक्ट्री में काम करता है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्वनियोजित मजदूर कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है भाड़े के मजदूर, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हायर वर्कर कहते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ टर्म्स हमें हिंदी में समझ में नहीं आती है, तो इंग्लिश के वर्ड्स आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। अब भाड़े के मजदूर कौन होते हैं, ये वे व्यक्ति होते हैं स्टूडेंट जो दूसरों के लिए काम करते हैं, यानी अपनी सेवाओं को या दूसरों को समर्पित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है स्टूडेंट्स, एक स्कूल में काम करने वाला अध्यापक, एक टीचर जो अपनी सर्विसेज देता है स्टूडेंट्स को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्वनियोजित मजदूर जो खुद को ही क्या करता है, रोज़गार देता है, और भाड़े के मजदूर जो दूसरों के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्कूल में काम करने वाला, या एक स्टडी या पढ़ाने वाला टीचर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्वनियोजित में दे रखा है किसान, और भाड़े के मजदूर में ये लोग सर्विस दे रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अनियमित तथा नियमित मजदूर, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स कहेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि हायर मजदूरों की बात हो रही है, यानी भाड़े के मजदूरों की, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि भाड़े के मजदूरों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है, अनियमित मजदूर, दूसरा क्या है, नियमित मजदूर। तो सबसे पहले अनियमित मजदूर को समझते हैं स्टूडेंट्स। ये वे मजदूर होते हैं जिन्हें टेम्पररी रखा जाता है और जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं दिए जाते हैं। अब ये लाभ कौन से हैं, जैसे फ्यूचर फंड हो गया या पेंशन हो गई, तो ये सब उन्हें लाभ नहीं दिए जाते। अब इसके अपोजिट क्या है, नियमित मजदूर है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर वर्कर्स होते हैं, जो मालिक की स्थायी वेतन सूची पर इनका नाम लिखा जाता है, यानी इन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभों से वंचित नहीं रखा जाता है, इन्हें दिए जाते हैं सभी पेंशन, फ्यूचर फंड, तो सभी के ये अधिकारी होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अनियमित मजदूर और नियमित मजदूर। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप लोग पॉइंट ध्यान रखेंगे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, कि जो अनियमित मजदूर होते हैं वो अकुशल यानी अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास कोई काबिलियत, कोई स्किल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या, कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला एक मजदूर क्या है, अनस्किल्ड है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, अनियमित मजदूर। इसके अपोजिट एक नियमित मजदूर है स्टूडेंट,
एक नियमित मजदूर है जो कैसा है, स्किल्ड है, जिसके पास कुशलता है। तो ये मजदूर कौन से होते हैं कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला इंजीनियर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अनियमित मजदूर अनस्किल्ड होते हैं जबकि नियमित मजदूर स्किल्ड होते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है। जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, मजदूरों के प्रकार पढ़े हम लोगों ने, स्वनियोजित मजदूर और भाड़े के मजदूर। स्वनियोजित मजदूर कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो अपने बिजनेस में लगे होते हैं। और जबकि भाड़े के मजदूर कौन से होते हैं, जो दूसरों को अपनी सर्विसेज देते हैं। और अनियमित मजदूर स्टूडेंट्स, ये कौन से मजदूर होते हैं जिन्हें सामाजिक लाभ नहीं दिया जाता। जबकि नियमित मजदूर कौन से होते हैं, जिन्हें सामाजिक लाभ दिया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट, श्रम आपूर्ति, श्रम बल और कार्यबल। तो सबसे पहले लेबर सप्लाई को समझते हैं कि श्रम आपूर्ति से अभिप्राय स्टूडेंट्स उस श्रम से होता है, उस मजदूर से होगा कि एक विशेष मजदूर दर पर स्वेच्छा पूर्वक आपूर्तित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि आप 10 घंटे काम करने की क्षमता पावर को रखते हैं, पर आप लोगों को 6 घंटे काम ही मिल रहा है। यानी आप काम तो 10 घंटे तक करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो वेज रेट है, जो मजदूरी है, वो आप लोगों को 6 घंटे काम करने की ही मिलेगी, या उसके आप लोग इच्छुक होंगे कि अकॉर्डिंग टू वेज रेट कि आप लोग 6 घंटे काम करने को इच्छुक होंगे, ना कि 10 आवर्स के। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों को दे रखा है श्रम बल यानी लेबर फोर्स। क्या है स्टूडेंट्स, ये श्रमिकों की उस संख्या से होता है जो रियलिटी के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी काम करने के लिए ये लोग इच्छुक हैं। स्टूडेंट्स आप लोग याद रखेंगे, लेबर फोर्स क्या है, जो काम कर रहा है या जो काम करना चाहता है। तो श्रम बल लेबर फोर्स यही रहेगा। इसे मॉडिफाइन कर लेते हैं। इससे अभिप्राय क्या है, जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने को इच्छुक हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की संख्या के रूप में। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को नंबर ऑफ वर्कर की संख्या के रूप में डिफाइन किया जाता है, ना कि इसे हम लोग डेज के रूप में डिफाइन करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि लेबर का कार्य कभी बढ़ता है कभी घटता है, जो रियलिटी के अंदर काम कर रहे हैं या काम करने को इच्छुक हैं। छोटा सा टॉपिक था। अब नेक्स्ट दे रखा है लेबर आपूर्ति दे रखा है, जो वेज रेट के ऊपर काम करने को इच्छुक होते हैं कि आप लोग 10 आवर्स काम करने की पावर रखते हैं, बट आप लोग वेज रेट के अकॉर्डिंग, आपकी मजदूरी के अकॉर्डिंग 6 घंटे ही काम करने को इच्छुक हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, श्रम आपूर्ति और श्रम बल स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन डेज के रूप में इसे मापा जाता है वेज रेट के अकॉर्डिंग कि श्रमिक ने कितने डेज काम करा है। अब नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कार्यबल यानी वर्क फोर्स। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो मजदूर है वो रियलिटी के अंदर यानी सच में काम कर रहे हैं, या इसमें ऐसा नहीं होता कि वो काम करने को इच्छुक हैं, यानी वो चाहते तो हैं कि हम काम करें लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें उन्हीं लोगों को, श्रमिकों को कैलकुलेट किया जाएगा जो रियलिटी के अंदर काम को कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग श्रम बल में से क्या माइनस कर देंगे, श्रम बल यानी लेबर फोर्स जो काम कर रहे हैं, उनमें से हम जाहिर है उन व्यक्तियों को माइनस कर देंगे जो काम नहीं कर रहे, जो सिर्फ काम को चाह रहे हैं कि हम काम कर लेते या हम काम करने को इच्छुक हैं, बट रियलिटी के अंदर वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो उसमें से उसको माइनस कर करके कार्यबल आ जाता है। अब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपसे न्यूमेरिकल सीधे पूछे जाएं। स्टूडेंट्स फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। सेकंड दे रखा है, फोर्थ दे रखा है बेरोज़गार यानी अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, जाहिर है जो काम ही नहीं कर रहा है वो बेरोज़गार होगा, जिसकी कोई इनकम नहीं है, उसकी इनकम शून्य है। तो आप लोग बेरोज़गार व्यक्ति की संख्या कैसे डिफाइन करेंगे, श्रम बल यानी जितने व्यक्ति काम करने को इच्छुक हैं उसमें से आप लोग माइनस कर देंगे कार्यबल को कि जो काम कर रहे हैं। अगेन वही, जो काम नहीं कर रहे में से जो काम कर रहे हैं को माइनस कर देंगे तो बेरोज़गार व्यक्ति की संख्या निकल जाएगी। और अगर आप लोगों को वो फॉर्मूले में
पूछे कि बेरोजगारी की दर किस तरह निकालते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि बेरोजगार व्यक्ति की संख्या कितनी है, जितनी भी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 30 है, और श्रम बल का आकार जो काम करने को इच्छुक हैं उसको आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगेन कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल सा, कि बेरोजगारी की दर इज इक्वल्स टू बेरोजगारी व्यक्ति की संख्या डिवाइड में श्रम बल लेबर फोर्स का आकार, देन मल्टीप्लाई के अंदर 100। फॉर्मूला आप लोगों को पता होना कंपलसरी है। नेक्स्ट दे रखा है सहभागिता दर यानी पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब क्या होगा, ये जनसंख्या के स्टूडेंट्स उस परसेंटेज से होता है जो किसी भी प्रोडक्शन प्रक्रिया में लगा होता है, और इसका सीधा प्रभाव हमारी नेशनल इनकम को पहुंचता है, क्योंकि वो मजदूर या वो श्रमिक इनकम से जुड़ा होता है, आय से जुड़ा होता है, वैल्यू एडिशन के प्रोसेसर में डायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है। तो डेट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन रेट। तो अगर वो आपसे फॉर्मूला पूछे सहभागिता दर का, तो आप लोग सहभागिता दर इज इक्वल्स टू कुल कार्यबल लिखेंगे कि कुल कितने लोग काम कर रहे हैं, कुल जनसंख्या की देश की जनसंख्या कितनी है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अगेन न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, आप लोगों को फॉर्मूला ही पता होना सफिशेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, या आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स आप इन नोट्स को नोट डाउन भी करेंगे। अब आगे का पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सेकंड स्टार्ट होता है भारत में कार्यबल का आकार, यानी हमारे इंडियन के अंदर इंडियन वर्क फोर्स, साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। जैसे भारत में कार्यबल यानी काम करने वालों की संख्या 473 मिलियन दे रखी है, जिसे हम 47.3 करोड़ लोगों की है जो काम कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डाटा है स्टूडेंट्स। यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि भारत में कार्यबल के आकार को समझाइए, तो एटलीस्ट आप लोगों को 4 या 3 पॉइंट्स लिखने कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे मजदूर हैं जो पुरुष हैं, और 30% ऐसे श्रमिक हैं जो महिला श्रमिक हैं, यानी लेडीज़ एंड जेंट्स का डिफाइन किया गया है। और कार्यबल का लगभग आप याद रखेंगे कि जो 75% है, यानी 3/4 भाग जिसे हम कहेंगे किस क्षेत्र का, गांव के क्षेत्र का। और अगर हम 25% बात करें, जिसे हम 1/4 कहेंगे कौन से क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा और शहरी क्षेत्र में कम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उन नोट्स को आप लोग नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस ही आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लोग हेडिंग डालेंगे और आंसर को समझ करके खुद से लिखेंगे। अब यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा अधिकांश जो कार्यबल है, वर्क फोर्स है, वो ग्रामीण आधारित क्यों है, यानी ऐसा क्यों है कि जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो गांव में ज़्यादा है, पहला पॉइंट। और दूसरा, ऐसा क्यों है कि जो महिला मजदूर है वो शहरी क्षेत्र के अंदर और भी ज़्यादा कम क्यों हैं, ऐसा क्यों है कि शहरी क्षेत्र के अंदर महिलाएं कम काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा अधिकांश कार्यबल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे इवन सभी पॉइंट्स को, कि हमारा जो कार्यबल है, काम करने वाले लोगों की संख्या गांव में क्यों पाई जाती है। तो इसका मतलब होगा अधिकांश नौकरियां ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे हम कृषि की नौकरी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा देश का जीडीपी है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से प्राप्त होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर ज़्यादा नौकरियां हैं, ज़्यादा काम हो रहा है, तो जीडीपी को ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा प्राप्त होगा। तो नो, इसका आंसर है विरोधाभास रूप से नहीं। क्यों नहीं स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खेती से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। जैसे कि एक खेत को संभालने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके ऊपर 18-19 लोग लगे हुए हैं। तो वो जो 8-9 लोग हुए, क्या उन्हें रोज़गार मिलेगा? तो ऑब्वियसली उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इस तरह कहा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा स्टूडेंट, जीडीपी में योगदान कम होगा।
तो उम्मीद है आप लोगों को रीज़न समझ में आया होगा कि क्यों कम होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अभी से हल्का सा और डिफाइंड किया गया है कि मज़दूरों के क्या होगी स्टूडेंट्स, उत्पादकता यानी उनका प्रोडक्शन कम होगा कि एक काम को करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हैं। निम्न उत्पादकता से क्या होगा, लोगों की इनकम भी कम होगी और इनकम कम से क्या होगा कि ज़ाहिर है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी भी पाई जाएगी यानी निर्धनता पाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को दे रखा है कि महिला श्रमिक का प्रतिशत यानी जो महिलाएं हैं उनका जो प्रतिशत है वो कम क्यों है और शहरी क्षेत्र में ये और भी कम क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट को आप डिफाइन करते हुए स्टूडेंट्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि जो भारत में महिला शिक्षा है स्टूडेंट्स वो अभी भी व्यापक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जो नौकरी के अवसर होते हैं अपॉर्चुनिटी से वो कम ही लोगों को मिलती है या वो कम होते हैं। सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि जो स्त्री के लिए डिसीजन है उनके नौकरी करने का जो अधिकार होता है वो उनकी फैमिली द्वारा लिया जाता है, ना कि उनके खुद के डिसीजन के द्वारा। उन्हें फैमिली की परमिशन मिलती है तो ही वो नौकरी या जॉब्स करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब ऐसे में क्या होता है कि उनके दी गई अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ नहीं होता है। अब थर्ड पॉइंट में लिखा जाएगा कि गरीबी के कारण क्या होता है कि जो स्त्रियां हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में काम पर जाना पड़ता है और अपने परिवार की जीविका प्राप्त करने के लिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां होती हैं वो कम मजदूरी दर पर भी काम करने को तैयार होती हैं और इसके बदले में उन्हें क्या दिया जाता है कि अधिकतर स्त्री श्रमिकों को फसल काटने के मौसम में जब काफ़ी काम मिलता है तो उन्हें अनाज के रूप में मजदूरी को दिया जाता है कि उनकी इतनी ज़्यादा कम मजदूरी होती है कि उनको अनाज के रूप में ही उनकी मजदूरी को दे दिया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि महिला श्रमिक का प्रतिशत कम होता है और शहरी क्षेत्र में ये और भी कम क्यों होता है। अब आगे का थर्ड टॉपिक दे रखा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सहभागिता की दर बतानी है कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कितना है गांव में और शहरी क्षेत्र में। तो सबसे पहले एग्जाम में आप लोगों को ये तालिका गिवन होगी, जैसे यहाँ दे रखा है कि गांव की और शहरी क्षेत्र में मजदूरों की जनसंख्या के अनुपात को बताया गया है सन 2017 और 18 के। तो लिंग में दे रखा है पुरुष स्त्री ग्रामीण क्षेत्र दे रखा है, शहरी क्षेत्र और उसका कुल भी यानी टोटल दे रखा है। तो सबसे पहले लिंग में दे रखा है पुरुष की ग्रामीण क्षेत्र में 51.7 क्या है इनका वर्क फोर्स है यानी काम कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में क्या है कि पुरुष 53.0 हैं जो काम कर रहे हैं, इतने प्रतिशत लोग हैं। तो इस तालिका को देखते हुए आप लोगों को सब कुछ लिखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्यबल है पुरुष का वो कम है जबकि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। इनका टोटल कर दे तो 52.1 बन रहा है। इसके बाद अगर स्त्री की बात करें ग्रामीण क्षेत्र में वो 70.5% स्त्री ऐसी हैं जो लगी हुई है और जबकि शहरी क्षेत्र में क्या है 40.2 स्त्री ऐसी हैं जो काम में लगी हुई हैं। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री का प्रतिशत ज़्यादा है स्टूडेंट्स और जबकि शहरी क्षेत्र में इनका कार्यबल इनका योगदान क्या है कम है। इनका टोटल करें तो 16.5 बन रहा है। स्टूडेंट्स अब टोटल दे रखा है कि इनका योगदान 35.0 है स्त्री पुरुष का ग्रामीण में और जबकि शहरी में स्त्री पुरुष का मिला दिया जाए तो 33.9 है यानी और भी कम है। तो टोटल करने पर 34.7 हो रहा है। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह एग्ज़ाम में से आप लोग लिख कर आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि सन 2017 से 18 में क्या है कि जो पार्टिसिपेशन की जो रेट है वो 33.9% है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो वो कितनी है 33.9 है। ठीक इस तरह अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पार्टिसिपेशन की रेट कितना है 35। ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि ग्रामीण क्षेत्र में 35.0 और शहरी क्षेत्र में 33.9 है। तो एक पॉइंट को लेते हुए आप लोगों को तालिका को देखते हुए पूरा डाटा लिखना होगा। जैसे थर्ड में दे रखा है कि शहरी क्षेत्र में अगर हम पुरुष की बात करें
पार्टिसिपेशन रेट की, तो लगभग 53.0 लोग ऐसे हैं, इतना परसेंटेज जो स्त्रियों के लिए 40.2% है। यानी शहरी क्षेत्र के अंदर जो पुरुषों के रेट है, जो प्रतिशत है, वो 53 है और जो स्त्रियों के लिए वो 40.2 है। तो ठीक इस तरह अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पुरुषों के लिए जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 51.7% है और जबकि स्त्रियों के लिए कितना है, 17.5% है। तो अगर हम इसका टोटल कर दें ओवरऑल तो दर लगभग 34.7% है। स्टूडेंट्स, टेबल वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना होता, बस देख करके डाटा के बारे में लिखना होता है और 2 से 3 लाइन में आंसर को फिनिश करना होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना है, शहरी क्षेत्र में इतना है, या ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है या गाँव क्षेत्र में कम है। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे उच्च निर्भरता अनुपात है, यानी हाई डिपेंडेंसी रेशियो है कि उत्पादन प्रोडक्शन में अधिक लोग कार्यरत नहीं हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर क्या है कि जो ज़्यादा लोग हैं वो इसके अंदर नहीं लगे हुए हैं, ये देश के उच्च निर्भरता अनुपात का प्रतीक है। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में सहभागिता की दर पर परंतु उत्पादकता का निम्न स्तर है कि पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कम है। कि शहरी क्षेत्र की तुलना में स्टूडेंट्स क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो पार्टिसिपेशन की दर है वो ज़्यादा है। जस्ट अभी हम लोगों ने टेबल को देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो प्रोडक्शन क्रिया में लगी हुई है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शहरी अर्थव्यवस्था की तुलना में जीडीपी का योगदान कैसा होगा, कम होगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स वो कम होता है कि एक ही खेत को संभालने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता है, बट फिर भी वहाँ पर 18-19 लोग लगे हुए हैं। तो ये जो 8-9 लोग हुए इनकी वजह से क्या हो, उत्पादक का स्तर कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो जाहिर है कि लोगों को गरीबी का सामना भी करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में आप लोग लिख कर आएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता की उच्च दर है, यानी गांव में क्या होता है कि स्त्रियां काम करती हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि शहरी क्षेत्र की तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां हैं उनकी सहभागिता की दर ऊँची है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में स्टूडेंट्स क्या है कि 100 स्त्रियों में से 18 स्त्रियां ऐसी हैं जो रोज़गार में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जबकि शहरी क्षेत्र में क्या है कि 100 स्त्रियों में से क्या है केवल 14 स्त्रियां ही ऐसी हैं जो रोज़गार की सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन में लगी हुई हैं। तो जाहिर है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है और शहरी क्षेत्र में कम है। तो स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि शिक्षा प्राप्त करने से स्त्रियों को रोका जाता है और उन्हें रोज़गार की तलाश के लिए विवश किया जाता है। और जब रोज़गार ना कि शिक्षा एक प्राथमिकता है, यानी वहाँ एजुकेशन पे फोर्स नहीं किया जाता, स्त्रियों के जॉब्स पे, नौकरियों पर या काम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ सहभागिता की दर भी ऊंची है। तो यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है, इन्हें कम मजदूरी दर मिलती है जिसकी वजह से इन्हें गरीबी के दुष्चक्र को झेलना पड़ता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ दे भी रखा है ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता की उच्च दर होती है या स्त्रियाँ भी काम पर जाती हैं। इसके अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स कि शहरी क्षेत्र के अंदर एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और छोटी आयु में क्या होता है कि उन्हें नौकरी की तलाश को निम्न प्राथमिकता दी जाती है, यानी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि जॉब या नौकरी के लिए उन्हें विवश किया जाता है। अब ठीक इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को डाटा दे रखा है क्षेत्र और लिंग के द्वारा श्रमिकों का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय रीजन एंड जेंडर। तो उसे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो ग्रीन में दे रखा है वो होंगे भाड़े के मजदूर जो हायर हैं। इसके बाद स्वनियोजित जो अपने आप को ही एम्प्लॉयमेंट रोज़गार देते हैं। इसके बाद नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो स्किल कर्मचारी हैं जिनके पास कुशलता है। तो आप लोगों को इसे डिफाइन करना है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे शहरी क्षेत्र में भाड़े के मजदूर
% है जो दूसरों को सर्विस दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ये ज़्यादा हैं। स्किल कर्मचारी की बात करें तो वो शहर में ज़्यादा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है। और स्वनियोजित की बात करें, जिनका अपना खुद का व्यवसाय है, अब वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो शहरी क्षेत्र में कम है और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। तो अब आप लोग जैसे ही आप लोग ये समझ जाते हैं, आप लोगों के लिए पॉइंट्स बनाना बेहद ईजी हो जाता है। तो पॉइंट्स में आप लोग क्या लिखेंगे? अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें स्टूडेंट, तो दफ्तर और फैक्ट्रियों के अंदर जो नियमित मजदूर हैं वो नौकरियों को तलाश करते हैं, यानी शहरी क्षेत्र में सेल्फ एम्प्लॉय कम है, जबकि ग्रामीण में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोगों का एक एग्रीकल्चर का काम होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है स्टूडेंट्स, की खेती के अलावा बहुत कम अवसर उनके पास होते हैं कि वो खेती के अलावा कोई दूसरा काम करें। और दूसरा, ये सभी क्या होते हैं, किसी प्रकार का प्रशिक्षण, इन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, किसी काम में कुशल बनने की इनकी कोई रुचि नहीं होती। तो इसलिए क्या है, यहाँ ज़्यादातर स्वनियोजित होते हैं, ये कृषि के काम करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद नियमित वेतनभोगी कर्मचारी की बात करें, जो स्किल हैं अपने आप में, वो ग्रामीण क्षेत्र में 30% है, और जबकि शहरी % की बात करें तो वो 47% यानी शहरी क्षेत्र के अंदर स्किल्ड श्रमिक ज़्यादा हैं, जिनके पास कुशलता है अपनी स्किल्ड है, कंपेयर देन ग्रामीण क्षेत्र में। और जबकि हम भाड़े के मजदूर की बात करें, जो दूसरों को सर्विस देते हैं, वो शहरी क्षेत्र के अंदर 15% है, और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 29% है, जो क्या है, ज़्यादा है। यानी भाड़े के मजदूर ग्रामीण में ज़्यादा हैं और शहर के अंदर कम है। स्टूडेंट्स, तालिका वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप लोग फुल में से फुल मार्क्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये टोटल 3 मार्क्स कवर अप करते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला आप लोगों को दे रखा है स्त्री और पुरुष का डाटा, जिसमें आप लोगों को भाड़े के मजदूर बताने हैं, जो हायर मजदूर होते हैं, दूसरों को सर्विस देते हैं, नियमित वेतनभोगी यानी जिनके पास स्किल्ड है, और स्वनियोजित जो अपने आप को ही रोजगार देते हैं। स्त्री पुरुष का डाटा दे रखा है। भाड़े के मजदूर अगर हम पुरुष में देखें तो वो 24 है, जबकि स्त्रियाँ 27 हैं, यानी स्त्रियाँ ज़्यादा सर्विस दे रही हैं, काम कर रही हैं एज अ भाड़े के मजदूर। और अगर हम नियमित की बात करें कि स्किल, तो स्किल पुरुष ज़्यादा हैं और स्त्रियों में कुशलता कम है। और जबकि स्वनियोजित की बात करें, जो अपने आप को रोज़गार देते हैं, वो इनका यहाँ पर इक्वल प्रेजेंट किया गया है। तो अगेन आप लोगों को डिफ़ाइन करना है। अगेन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप लोग लिखेंगे कि मजदूर रोज़गार की तुलना में अगर हम बात करें, तो पुरुषों में जो स्वरोज़गार का यानी जो अपने आप को रोज़गार देंगे, वो क्या है, थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण साधन है, यानी दोनों में ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक इस तरह पुरुष की अपेक्षा क्या है, स्त्रियों के अंदर जो मजदूर रोजगार का प्रतिशत है वो थोड़ा अधिक है, यानी दोनों ही एक दूसरे से क्या है, आपस में मिलते जुलते हैं। स्वनियोजित वाले जिनका अपना खुद का रोजगार है, जो अपने आप को ही रोजगार देते हैं। देन इसके बाद आप लोग इसे और डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम स्त्रियों की बात करें, पुरुष के विपरीत निम्न मजदूरी दर पर भी ये काम करने को तैयार होती हैं स्त्रियां। देन इसके बाद दे रखा है, इसका कारण ये है कि जो गांव क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, यानी उनके पास खुद को एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार देने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं गांव में, क्योंकि उनके पास बुनने का काम, काटना, रंगाई करना, या अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त रखती हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को डिफ़ाइन करना आया होगा कि किस तरह पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद पॉइंट्स को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th पॉइंट को समझेंगे, व्यावसायिक ढांचा अथवा 2 के द्वारा कार्यबल का वितरण। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट ये मैं आप लोगों को पार्टों में समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।